Hello everyone. In this video lecture, we are going to discuss Union Public Service Commission, State Public Service Commission and Joint State Public Service Commission. हमको पता है जो हमारे आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 315 टू 323 ये हमारे यूपीएससी, जेपीएससी, जेएसपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन इससे रिलेटेड है। इसके अलावा हम लोग आर्टिकल देखते हैं 301 से 307 हमारा पता है ट्रेड कॉमर्स इंटरकोर्स का है। उसके बाद 308 से 314 तक हमारे आर्टिकल है जो पब्लिक सर्विसेज से रिलेटेड है। 315 से 323 हमारे पब्लिक सर्विस कमीशन से रिलेटेड है और 324 से 329 हमारे इलेक्शन से रिलेटेड है, जिसके अंदर स्पेसिफिकली 324 हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है। तो हम लोग इसमें यूपीएससी एसपीएससी के बारे में बात करेंगे। तो इनका ओरिजिन कहाँ से होता है? सबसे पहले इनका ओरिजिन होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में क्या कहा था कि एक फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन विल बी एस्टेब्लिश्ड, और इसके अंदर सिर्फ ओनली फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में बोला था, लेकिन डिड नॉट प्रोवाइड फॉर द प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है। तो उसके बाद में 1919 में एक्ट पास हो गया और 6-7 साल तक ये कुछ नहीं हुआ उसका। फिर एक ली कमीशन बनाई थी, पब्लिक सर्विस कमीशन, पब्लिक सर्विसेज से रिलेटेड। तो उसके रिकमेंडेशन पे 1926 में फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बनाई गई थी फर्स्ट टाइम इंडिया के अंदर। और इसके चेयरमैन बने थे आपके सर रॉस वारकर। ये पहले यूपीएससी के चेयरमैन थे, मतलब फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन थे 1926 में, और इनका नाम था रॉस वारकर। उसके बाद में जो आपका 1929 में क्या हुआ, मद्रास जो फर्स्ट स्टेट थी, और इसके बाद में क्या हुआ था कि जो प्रोविंशियल सर्विस कमीशन थे, इन्होंने पावर दे दी थी स्टेट्स को कि आपको अगर बनानी है तो आप बना लीजिए। तो प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन बाय लॉ फर्स्ट टाइम बनी थी 1929 में मद्रास स्टेट में। इट वाज द फर्स्ट स्टेट टू प्रोवाइड फॉर द प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन। उसके बाद में हमारा एक्ट आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट इंडिया एक्ट, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था, उसके अंदर तीनों पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में बोला। सबसे पहले एफपीएससी, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, देन प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन, क्योंकि उस समय स्टेट्स को प्रोविंसेस कहते थे। फिर उसके बाद में जॉइंट प्रोविंसेस सर्विस कमीशन। ठीक है। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने तीनों के लिए बोला, और इसको आर्टिकल 315 के अंदर हमने ऐसे कैसे उठा लिया आफ्टर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था उसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ऐसे कैसे उठा लिया। तो जो 1947 में फर्स्ट पब्लिक सर्विस कमीशन बना था यूपीएससी, उसके चेयरमैन थे फर्स्ट इंडियन चेयरमैन जे पी कृपलानी, एच के कृपलानी। ये कोई और है, जेपी कृपलानी अलग है, एच के कृपलानी अलग है। तो ये फर्स्ट इंडियन थे जो एच के कृपलानी यूपीएससी चेयरमैन बने थे। उसके बाद में जो फर्स्ट एवर वुमेन प्रेसिडेंट बनी है, चेयरमैन बनी है यूपीएससी की, वो 1992 में बनी है, रॉस बैथ्यू। इनका नाम भी हमको याद रखना है, ये प्रीलिम्स में आ सकता है। अब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 315 के ऊपर जाते हैं सबसे पहले हम लोग। आर्टिकल 315, आर्टिकल 315 कहता है कि 315 का फर्स्ट पार्ट जो है कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस आर्टिकल देयर शैल बी पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर यूनियन एंड पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर ईच स्टेट, मतलब यूपीएससी एंड एसपीएससी सबके। 315 का आर्टिकल 2 देखो कि दो से ज्यादा स्टेट अगर हैं, इफ टू और मोर स्टेट में एग्री दैट देयर शैल बी वन पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर दैट ग्रुप ऑफ स्टेट, and if a resolution to that effect is passed by the house, or where there are two houses by each house of the legislature। देखिए, हमारा 315 आर्टिकल स्टार्ट होता है 315 एक के अंदर, तो आपको यूपीएससी और एसपीएससी के बारे में बोला हुआ है। 315 दो के अंदर बोला हुआ है कि यदि दो या दो से ज्यादा स्टेट एक रेजोल्यूशन पास करती हैं कि हमको एक जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन चाहिए, और ये रेजोल्यूशन पास करने के बाद में पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट में बाय लॉ प्रोवाइड फॉर सच जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो एक चीज देखिए, जो यूपीएससी और एसपीएससी है, ये आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गई, क्योंकि आर्टिकल 315 315 के एक के अंदर बनी हुई है। लेकिन जो 315 दो के अंदर जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बनेगी, ये आपकी स्टेट्यूटरी बॉडी होगी, क्योंकि ये आपके पार्लियामेंट के लॉ से बनेगी। ठीक है। अब हम लोग आते हैं 315 के 3 पे। ये कुछ भी ये प्रोविजन, एनेबलिंग प्रोविजन है फॉर दिस एक्ट, जो हमारा जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए बनेगा। इसका कोई भी काम नहीं है। 315(4) पे आते हैं हम लोग। यदि कोई स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है
नॉट द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन बट द गवर्नर ऑफ एनी स्टेट। ये किसी चीज पर एसपीएससी ने यूपीएससी को बोलते हैं कि हमको कोई हेल्प की जरूरत है, स्टेट्स की कुछ नीड है रिगार्डिंग द रिक्रूटमेंट, तो यूपीएससी को बोलते हैं कि हमको आपकी हेल्प की जरूरत है, तो यूपीएससी विद द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट दे कैन डू दैट सर्विस। ये 315 का 4 हो गया। अब आता है 315 का 5। ये इसके अंदर भी कुछ नहीं है कि जो पब्लिक सब कमीशन है उसको यूपीएससी को रेफर करेंगे हम लोग, या फिर जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, जॉइंट कमीशन बोलेंगे उसको, ये इस तरीके से लिखा हुआ है। ये भी कोई काम का नहीं है। तो हमारे आर्टिकल इसके अंदर जो काम के हैं वो है आपके 315 एक, 315 दो और 315 4। क्या है? पहले के अंदर यूपीएससी एसपीएससी, दूसरे के अंदर आपका जॉइंट वाला, और 315 4 के अंदर अगर किसी स्टेट को जरूरत है तो वो गवर्नर उसको रिक्वेस्ट कर सकता है। इसके अंदर भी हम लोग देख सकते हैं, ये हमारा फर्स्ट क्लॉज हो गया, ये हमारा सेकंड क्लॉज हो गया। ये याद रखना कि ये यूपीएससी एसपीएससी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जेपीएससी आपकी स्टेटरी बॉडी है जो लॉ ऑफ पार्लियामेंट से बनाई जाएगी। जो पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ द यूनियन, यदि गवर्नमेंट गवर्नर रिक्वेस्ट करते हैं उनको। अब देखिए यहाँ पे जो ये 315 का क्लॉज 4 है, ये आपका डिस्क्रेशनरी है। डिस्क्रेशनरी टू द यूपीएससी, मतलब यूपीएससी मना भी कर सकती है किसी काम के लिए, कि अगर किसी गवर्नर ने रिक्वेस्ट की, यूपीएससी ने मना कर दिया। 1975 में जब सिक्किम स्टेट बनी थी, या फिर जो छोटी स्टेट बनी थी मणिपुर त्रिपुरा, जब उनकी खुद की स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं थी, तो उन्होंने उनके गवर्नर ने यूपीएससी से रिक्वेस्ट की थी, और जो रिक्रूटमेंट की हेल्प थी वो यूपीएससी ने की थी इन स्टेट्स की। लेकिन एक केस ऐसा था पंजाब में 2008 में, जब यूपीएससी से रिक्वेस्ट की गई थी और यूपीएससी ने रिफ्यूज कर दी थी, क्योंकि देयर वाज ऑलरेडी ओवरबर्डन। वो लोग ओवरबर्डन थे, उन्होंने मना कर दिया था। तो ये एक डिस्क्रेशनरी प्रोविजन है, वो मना भी कर सकते हैं इस चीज के लिए। अब हम लोग आते हैं 316 पर। आर्टिकल 316। 316 के अंदर हमारी दी हुई है क्या क्या चीजें? 316 के अंदर दिया है हमारा अपॉइंटमेंट एंड टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ मेंबर्स। तो सबसे पहले अपॉइंट कौन करता है इनको? जो प्रेसिडेंट है वो अपॉइंट करेंगे यूपीएससी या जेएसपीएससी के मेंबर्स को, और जो गवर्नर है ऑफ इच स्टेट, दे विल अपॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स को। एक बात यहाँ पे याद रखने की जरूरत है जो हम आगे डिस्कस करेंगे, कि दो दे आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ द पर्टिकुलर स्टेट, दे कैन ओनली बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट इन द सेम मैनर एज द यूपीएससी एंड जेएसपीएससी मेंबर्स। अब अपॉइंटमेंट हो गया। अपॉइंटमेंट होने के बाद में ऐसा है कि कुछ भी क्वालिफिकेशन उनकी है, कुछ भी निश्चित, कि आप ऐसा होने चाहिए हो, यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट होने चाहिए हो, ऐसा कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं लिखा है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये लिखा है कि जो जितने भी मेंबर्स हैं, तो एक तो स्ट्रेंथ वाला भी इश्यू है, स्ट्रेंथ इन्होंने किसी ने भी डिसाइड नहीं की है कॉन्स्टिट्यूशन में, ये प्रेसिडेंट पे और गवर्नर पर इंडिविजुअल में उनकी छोड़ दिया है। क्वालिफिकेशन ये दी हुई है कि जितने भी मेंबर आप अपॉइंट करोगे पब्लिक सर्विस कमीशन में, तो हाफ ऑफ द मेंबर्स वो 10 साल तक या तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में काम कर चुके हैं, या फिर गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट में गवर्नमेंट एम्प्लॉय की तरह काम कर चुके हैं। तो ये इनकी सिर्फ क्वालिफिकेशन ऐसा लिखा है, इसके अलावा ये नहीं लिखा कि कुछ होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। इसके अलावा अब देखिए 316 का 1A जो आर्टिकल है, ये क्या कहता है? अगर इन केस चेयरमैन की पोस्ट है वो वैकेंट हो जाती है, इसके अलावा वो एब्सेंट है किसी वजह से, या फिर कोई और रीजन है जिसकी वजह से ही इज नॉट एबल टू परफॉर्म हिज ड्यूटीज, देन द प्रेसिडेंट shall appoint any member of the Public Service Commission to discharge such duties until 315 के 316 के आर्टिकल 1 के अंदर आपका अपॉइंटमेंट नहीं हो जाता, तब तक एक्टिंग चेयरमैन वो अपॉइंट करेंगे। तो सिमिलर इज द केस विद द गवर्नर। हम लोग थोड़ा सा आर्टिकल के अंदर देखते हैं। तो 316 का आर्टिकल कह रहा है कि द चेयरमैन एंड अदर मेंबर्स ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन शैल बी अपॉइंटेड इन केस ऑफ यूनियन कमीशन और जॉइंट कमीशन बाय द प्रेसिडेंट। ये जो चीज है
कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करेंगे एज यूपीएससी और जेपीएससी के केस में, और गवर्नर करेंगे एसपीएससी के केस में। प्रोविजो क्या दिया हुआ है कि एज मे बी हाफ ऑफ द मेंबर्स और एवरी पब्लिक सर्विस कमीशन shall be person who at the dates of their respective appointment have held office for at least 10 years, मतलब उन्होंने 10 साल तक कोई भी ऑफिस में काम कर चुके हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट। और ये काम का नहीं है जो ये प्रोविजन है, क्योंकि ये हमारा 1947 के टाइम का है, कि अगर आप 1947 से पहले भी काम कर रहे थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में, तो वो भी आपका काउंट होगा। अब देखिए जो 1A हमने अभी पढ़ा था कि यदि चेयरमैन का ऑफिस है, इफ द ऑफिस ऑफ द चेयरमैन बिकम्स वेकेंट, अगर आपका ऑफिस वेकेंट हो जाता है, और इफ एनी सच पर्सन इस सच चेयरमैन इज बाय रीजन ऑफ एब्सेंस की वजह से नहीं आ रहे हैं, या फिर किसी और रीजन की वजह से ही इज अनेबल टू परफॉर्म हिज ड्यूटीज, देन दोज ड्यूटीज सेल, जब तक कोई दूसरा पर्सन अपॉइंट नहीं किया जाता क्लॉज 1 316 के 1 क्लॉज के अंदर टू द वेकेंट ऑफिस, तब तक जो चेयरमैन है या फिर चेयरमैन रिज्यूम नहीं करता ड्यूटीज, या तो नया बंदा अपॉइंट होगा बैकेंड के केस में और एब्सेंस के केस में, या फिर किसी दूसरे रीजन की वजह से वो रिज्यूम करेंगे ड्यूटी। तो दोनों ही केस में तब तक प्रेसिडेंट जो है यूपीएससी और जेपीएससी के केस में, और गवर्नर एसपीएससी के केस में, में अपॉइंट ए पर्सन हु वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कमीशन, कमीशन में से किसी एक मेंबर को अपॉइंट कर देंगे एज एन एक्टिंग चेयरमैन। ठीक है, तो ये हमारा 316 का 1A हो गया। 316 का हमने क्या पढ़ा था, इसका नाम कि अपॉइंटमेंट एंड टर्म ऑफ ऑफिस। अपॉइंटमेंट हम देख चुके हैं, कौन अपॉइंट करेगा, प्रेसिडेंट वगैरह। टर्म ऑफ ऑफिस क्या होगी, टर्म ऑफ ऑफिस हमारी दी हुई है आर्टिकल 316 के 2 में। ये याद रखो, ये है हमारी 665 या फिर 662। दिस इज इन द केस ऑफ यूपीएससी, और ये एसपीएससी और जेपीएससी, इन दोनों के केस में ये है 662। अब टर्म ऑफ ऑफिस तो हो गई, मान लो रिजाइन करना है उनको, तो रिजाइन कैसे करेंगे, तो यूपीएससी और एसपीएससी के मेंबर, यूपीएससी और जेपीएससी के मेंबर ये देंगे प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन, और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर देंगे गवर्नर को। और अगर ये तो रेजिग्नेशन हो गया, आपका टर्म ऑफ ऑफिस होगी, रेजिग्नेशन हो गया, रिमूवल है मान लो, आपको रिमूव किया जाएगा, तो वो हम आगे आर्टिकल देखेंगे 317 का आर्टिकल 1 एंड आर्टिकल वो सब क्लॉज 3। 317 आर्टिकल का क्लॉज 1 एंड क्लॉज 3। तो हम लोग का, और इसके अंदर 316 के 4 3 में ये दिया हुआ है कि उनको रीअपॉइंटमेंट नहीं किया जा सकता टू दैट ऑफिस, सेम ऑफिस। मतलब अगर कोई मेंबर है यूपीएससी का, ही कैन नॉट बी अपॉइंटेड मेंबर अगेन। यूपीएससी का चेयरमैन है, ही कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज चेयरमैन अगेन। तो ऐसे ऐसा है कि सेम ऑफिस में आप दोबारा से अपॉइंटमेंट नहीं कर सकते। तो जो हमारे आर्टिकल 316 का हमने पढ़ा है, 2 का जो बी क्लॉज है कि रिमूवल का है, तो इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ते हैं 317 आर्टिकल में। और जो हमारा 316 का 3 नंबर है, ये वाला रीअपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो है ना, अपॉइंटमेंट, इसका हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 319 में, कि कौन कौन आपके अपॉइंट हो सकते हैं, कहाँ कहाँ अपॉइंट हो सकते हैं। तो ये एक तरीके से जुड़े हुए आर्टिकल है। 316 का जो है आगे पार्ट है 317, 316 के 3 में जो दिया हुआ है 319 में है। अब देखिए हम लोग आर्टिकल आते हैं 317 पर, या फिर इससे पहले हम लोग आर्टिकल 318 देखते हैं। और 318 हमारे कंपोजिशन से रिलेटेड हो जाएगा, कि कंडीशन ऑफ सर्विस हमारी वो हो गई, टर्म हो गई आपकी, टर्म ऑफ ऑफिस हो गई, और आपका रेजिग्नेशन, रिमूवल, ये सारी चीजें किस किस में होंगी। अब कंडीशन ऑफ सर्विस जो है वो आर्टिकल हमारी 318 में दी है। ये हम लोग कंपोजिशन के अंडर भी ला सकते हैं कि कंपोजिशन क्या होगा, कौन कितने टाइम के लिए रहेगा। तो ये है कि प्रेसिडेंट मेंबर का और स्टाफ का नंबर्स डिसाइड करेंगे कितने होंगे, और इनकी कंडीशन ऑफ सर्विस डिसाइड करेंगे कितने होंगे, प्रोवाइडेड
क्या दिया हुआ है प्रोविजो कि जो मेंबर्स की कंडीशन ऑफ सर्विस है, दे कैन नॉट बी वेरिड टू देयर डिसएडवांटेज। मतलब एक बार अपॉइंटमेंट होने के बाद आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हो गया आपका 318 की पावर टू मेक रेगुलेशन एज टू द कंडीशन ऑफ द मेंबर्स एंड स्टाफ ऑफ द कमीशन। यूनियन कमीशन, जॉइंट कमीशन के केस में प्रेसिडेंट, स्टेट कमीशन के केस में गवर्नर, और वो क्या करेंगे, मेंबर और स्टाफ, इनकी नंबर्स डिसाइड करेंगे कितने होंगे और इनकी कंडीशन ऑफ सर्विस डिसाइड करेंगे। एट द सेम टाइम प्रोविजो ये है कि मेंबर्स की जो कंडीशन ऑफ सर्विस है, सीओएस, दे कैन नॉट बी वेरी टू देयर डिसएडवांटेज आफ्टर देयर अपॉइंटमेंट। ये हो गया। अब हम लोग दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल पढ़ेंगे इसके अंदर। दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल क्या है, आर्टिकल नंबर 317, सस्पेंशन एंड रिमूवल। सस्पेंशन का मतलब क्या है कि आपको हटाया नहीं गया है पूरी तरीके से, यू कैन बी रीइंस्टेटेड टू दैट पोस्ट। एंड रिमूवल का मतलब है आपको हटा ही दिया गया है पूरी तरीके से। तो हम लोग आते हैं आर्टिकल 317 पर। आर्टिकल 317 का सबसे पहले थर्ड देखते हैं, 317 का 3। देखो इसके अंदर दो प्रोसेसर रिमूव करने की, कुछ आपके ग्राउंड दे रखे हैं जिसके अंदर जो प्रेसिडेंट है, ओनली प्रेसिडेंट, सबसे बड़ी बात इसके अंदर ये है कि ओनली प्रेसिडेंट कैन रिमूव, दो दे आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑल्सो, बट ओनली कैन प्रेसिडेंट कैन रिमूव देम। 317(3) के अंदर दिया हुआ है कि तीन ग्राउंड ऐसे हैं, इफ ही इज और सी इज एडजस्ड एन इंस्टॉलमेंट, मतलब आपका दिवालिया निकल गया है, दिवाला निकल गया है मतलब यू कैन नॉट मैनेज योर ओन फाइनेंसेस, हाउ विल यू मैनेज दिस बिग पोस्ट। दूसरा, और अगर आपका दिवाली निकल गया है तो आप मतलब इस पोस्ट का मिसयूज भी कर सकते हैं टू गेट फेवर्स टू अर्न मनी, तो अगर ऐसा है तो आपको नहीं दी जाएगी। दूसरा क्या है कि आप पेड एम्प्लॉयमेंट में एंगेज होते हो, आपके ऑफिस के अलावा भी आप पेड एम्प्लॉयमेंट में एंगेज होते हो, तो भी आपको नहीं दिया जाएगा, तो भी आपको रिमूव किया जा सकता है। और यदि प्रेसिडेंट के ओपिनियन में यू आर अनफिट टू कंटिन्यू इन द ऑफिस बाय रीजन ऑफ इनफर्मिटी ऑफ माइंड एंड बॉडी। सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है जिसके अंदर ब्लाइंडनेस जो है वो ये कंसीडर नहीं की गई है एज ए इनफॉर्मिटी ऑफ माइंड एंड बॉडी, तो ही और सी कैन कंटिन्यू एज ए मेंबर। ये तो हो गए आपके ग्राउंड, इनमें इन ग्राउंड्स में प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर जो भी है वो आपको सीधे रिमूव कर सकते हैं, कोई किसी चीज की जरूरत नहीं है। फिर आता है आर्टिकल 317 का आपका फर्स्ट पार्ट। इसके अंदर एक चीज दे रखी है, मिसबिहेवियर। यदि ग्राउंड है आपका मिसबिहेवियर का, इस ग्राउंड पर आपको रिमूव किया जा सकता है। लेकिन इस केस में एक तो मिसबिहेवियर की बहुत सारी डेफिनेशन है, एक तो हमारा जो 317 का आर्टिकल का फोर्थ जो सब क्लॉज है, 317 का 4 क्लॉज है, उसके अंदर ही दे रखी कि मिसबिहेवियर क्या होगा, या फिर इसके अलावा भी और भी चीजें हो सकती हैं। जैसे इफ एक सुप्रीम कोर्ट केस है जिसके अंदर इफ यू स्लैप द चेयरमैन, एक मेंबर ने चेयरमैन को स्लैप कर दिया फेस पर, तो वो कंसीडर किया जाएगा एज ए मिसबिहेवियर। तो मिसबिहेवियर की अलग अलग डेफिनेशन है, कुछ डेफिनेशन जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाली है वो 317 के क्लॉज 4 में ही दे रखी है, बाकी आपके अलग अलग टाइम पे अलग अलग होती रहती है। इस केस में जब मिसबिहेवियर होता है तो जो प्रेसिडेंट होगा, ओनली प्रेसिडेंट, वो आपके सुप्रीम कोर्ट को रेफर करेंगे इस मैटर को। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आर्टिकल 145 के अंदर ये प्रोसीजर दे रखी है कि आप ऐसे कुछ भी केस है तो उस केस में आपकी क्या प्रोसीजर रहेगी, कैसे आपको केस को फॉरवर्ड करना है। तो आर्टिकल 145 के अंदर प्रेसिडेंट उस मैटर को रेफर करेंगे सुप्रीम कोर्ट के पास में। अब इसके बाद में एक सस्पेंशन वाली चीज आती है, मतलब सुप्रीम कोर्ट को आप डी ने दिया है 1 जनवरी को भेजा है, और सुप्रीम कोर्ट मान लो फरवरी एंड तक उसका आपको रिप्लाई करते हैं, तो ये जो 2 महीने का टाइम रहता है इसके अंदर यू आर एम्पावर्ड टू सस्पेंड, द प्रेसिडेंट इज एम्पावर्ड टू सस्पेंड दैट मेंबर। और जब ये रिपोर्ट आ जाएगी और उनके बेसिस पे ये प्रेसिडेंट उसको रिमूव कर सकते हैं। एक बात यहाँ पर ये है कि द एडवाइस
ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज बाइंडिंग ऑन प्रेसिडेंट, उनको उसको हटाना ही पड़ेगा यदि एडवर्स आपकी रिपोर्ट आती है। एक हम लोग आर्टिकल 143 करते पढ़ते हैं। 143 के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट का एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है, वो ऐसा है कि वो गवर्नमेंट माने, प्रेसिडेंट माने या ना माने, इट इज एन एडवाइजरी इन नेचर, और कोई बाइंडिंग नहीं है प्रेसिडेंट के ऊपर। बट ये जो केस है जहां पर आपका सस्पेंशन हो रखा है और वो बंदे को आपको रिमूव करना है, तब ये आपका बाइंडिंग है प्रेसिडेंट के ऊपर। अब देखिए, ये दो केस हमने देख लिए, 317 का एक देख लिया, 317 का तीन देख लिया, और जो ये सस्पेंशन वाला प्रोविजन है, ये 317 का दो है। हम लोग 317 का चार पढ़ते हैं, हम लोग 317 का क्लॉज फोर। 317 के क्लॉज फोर में मिस बिहेवियर की एक डेफिनेशन दे रखी है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज ए मिस बिहेवियर। और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या है कि यदि आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ किसी स्टेट के कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट में आपको इंटरेस्ट है, मतलब आपको वहां से प्रॉफिट मिल रहा है कुछ भी। देखिए, इफ द चेयरमैन और एनी अदर मेंबर ऑफ द यूपीएससी कमीशन इज और बिकम्स इन एनी वे कंसर्न और इंटरेस्टेड इन एनी कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट मेड बाई और ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट्स, और एक तो ये हो गया कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एग्रीमेंट में आप इंटरेस्टेड हो या फिर इन्वॉल्व होते हो, या फिर आप पार्टिसिपेट करते हो प्रॉफिट शेयरिंग में, प्रॉफिट में कोई भी बेनिफिट आ रहा है आपका, मतलब आपके किसी रिलेटिव के नाम पे ये कंपनी है और आपको उसमें से बेनिफिट मिल रहा है, और वो डायरेक्टली आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें पार्टिसिपेट कर रही है, तो इस केस में आपका ये एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट माना जाएगा और इसको मिसबिहेवियर माना जाएगा। बट एट द सेम टाइम एक चीज और है, अदरवाइज देन एज ए मेंबर एंड इन कॉमन विद अदर मेंबर्स ऑफ एन इनकॉर्पोरेटेड कंपनी, कोई भी कंपनी है जो लिस्टेड है, आपकी इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है, तो आप उसके शेयर्स खरीद सकते हो, एसआईपी ले सकते हो जो स्टॉक एक्सचेंज पर है, तो वो आपकी कंसीडर नहीं की जाएगी कि आपने ये मिसबिहेव किया है। तो जो ये मिसबिहेवियर वाला क्लॉज है, तो इस केस में आपके जो प्रेसिडेंट हैं वो आपका रिमूवल का रिक्वेस्ट, आपका रिमूवल सुप्रीम कोर्ट को रेफर करेंगे, सुप्रीम कोर्ट की, और फिर उसके बाद एडवाइस पर काम करेंगे। ये हमारा आर्टिकल 317 था। 318 हम लोग देख ही चुके हैं, कंडीशन ऑफ सर्विस जो है। 319 के ऊपर आते हैं हम लोग। 319 हम लोग ने देखा था कि 316 का जो आपका थर्ड नंबर का था कि उनको रीअपॉइंटमेंट नहीं किया जा सकता सेम पोस्ट पर, बट 316 के तीन में सेम पोस्ट का बोला है, 319 में किसी और पोस्ट पर किया जा सकता है क्या? देखो, चेयरमैन है यूपीएससी का, इसको किसी और पोस्ट पर अपॉइंट नहीं किया जा सकता। फिर आता है आपके मेंबर ऑफ यूपीएससी। मेंबर ऑफ यूपीएससी, ही कैन बी अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ यूपीएससी या चेयरमैन ऑफ एनी एसपीएससी या जेपीएससी। अब एसपीएससी का किसी का भी चेयरमैन है, उनको अपॉइंट किया जा सकता है चेयरमैन ऑफ अदर एसपीएससी, चेयरमैन ऑफ यूपीएससी एंड मेंबर ऑफ यूपीएससी। फिर आते हैं आपके एसपीएससी के मेंबर। एसपीएससी के मेंबर जो है, उनको आपका एसपीएससी जो है जिसके मेंबर हो आप, उसका ही आपको चेयरमैन बना दिया जाए। अदर एसपीएससी कोई भी दूसरी है, उसका चेयरमैन बना दिया जाए, यूपीएससी का मेंबर बना दिया जाए, या फिर यूपीएससी का चेयरमैन बना दिया जाए। मतलब जो हाईएस्ट पोस्ट है उसको कुछ भी नहीं है। यूपीएससी मेंबर के पास दो चीजें हैं जहां पे वो जा सकते हैं, एसपीएससी चेयरमैन के पास तीन चीजें हैं जहां पे वो जा सकते हैं, एसपीएससी के मेंबर के पास चार चीजें हैं जहां पर वो जा सकते हैं। 319 आर्टिकल देखते हैं हम। ये देखिए, 319 के अंदर चेयरमैन ऑफ यूपीएससी इनएलिजिबल फॉर फर्दर एम्प्लॉयमेंट,
चेयरमैन ऑफ एसपीएससी, उनको चेयरमैन बनाया जा सकता है, मेंबर बनाया जा सकता है एसपीएससी का, यूपीएससी का, और चेयरमैन ऑफ अनदर एसपीएससी। तो तीन केस इनके पास है। अब इसके अलावा और कोई गवर्नमेंट के एम्प्लॉयमेंट में नहीं जा सकते। मेंबर है यूपीएससी के, वो चेयरमैन बनाए जा सकते हैं यूपीएससी के। चेयरमैन ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ये दो हो गए आपके। चौथा केस है कि ए मेंबर अदर देन द चेयरमैन ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, मतलब एसपीएससी के मेंबर, उनको चेयरमैन बनाया जा सकता है या फिर मेंबर बनाया जा सकता है यूपीएससी का। और चेयरमैन बनाया जा सकता है किसी दूसरी एसपीएससी का। और उसका भी चेयरमैन बनाया जा सकता है। मतलब अगर मेंबर है एसपीएससी के चेयरमैन के अलावा कोई भी एसपीएससी का मेंबर है, उसको यूपीएससी का मेंबर बनाया जा सकता है, यूपीएससी का चेयरमैन बनाया जा सकता है, और किसी और एसपीएससी का चेयरमैन बनाया जा सकता है, और कोई भी पोस्ट नहीं रहेगी। तो ये हमारा आर्टिकल 319 है, जो हमारा 316 का 3 दिया हुआ था। उसके आगे 316 3 के अंदर रीअपॉइंटमेंट नहीं था। 316 3 का ये था कि पर्सन हु होल्ड्स ऑफिस एज ए मेंबर ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ हिज टर्म बी इनएलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट टू दैट ऑफिस। ये हो गया हमारा 316, हो गया 319, हो गया 320। 320 जो एक फंक्शन है, वो एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इसके अंदर फंक्शंस दिए हुए हैं, फंक्शंस ऑफ यूपीएससी एसपीएससी। यूपीएससी के फंक्शन देखते हैं 315 के अंदर। सबसे पहला फंक्शन है हमारा, अब देखिए यहाँ के पास में दिया है कि इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द यूनियन एंड एसपीएससी टू कंडक्ट एग्जामिनेशन। दोनों की दी हुई है। फंक्शंस ऑफ पीएससी लिख लेते हैं, कंडक्ट करनी है आपको एग्जाम। दूसरा क्या है, यदि टू और मोर स्टेट्स हैं, वो यूपीएससी को बोलते हैं कि आपको किसी भी इस तरीके की जॉइंट सर्विस बनानी है, जॉइंट रिक्रूटमेंट करना है जहां पे स्पेशल क्वालिफिकेशन की जरूरत है, तो वहां पे यूपीएससी को उनकी हेल्प करनी पड़ेगी, ड्यूटी रहेगी। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द यूपीएससी। प्रीवियस केस में क्या था कि उनको वो मना भी कर सकते थे, जो हमारा आर्टिकल 315 का 3 था, उसके अंदर वो मना कर सकते थे। 315 का 4 जो था, उसमें वो मना कर सकते थे। अब यूपीएससी या एसपीएससी, उनको कंसल्ट किया जाएगा किन किन केसेस में। सबसे पहला केस है आपका रिक्रूटमेंट में। ऑन ऑल मैटर्स रिलेटेड टू मेथड्स ऑफ रिक्रूटमेंट। दूसरा, अपॉइंटमेंट करने में कौन से प्रिंसिपल्स फॉलो करने हैं। प्रमोशन या ट्रांसफर करने में फ्रॉम वन सर्विस टू अनदर। वन सर्विस टू अनदर मतलब आपकी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर स्टेट सर्विसेज में थे, आपको प्रमोट करके आपको सेंट्रल सर्विसेज में चले गए, ऑल इंडिया सर्विसेज में चले गए। मतलब जो एआईएएस है हमारी, आईएएस आईपीएस या फॉरेस्ट सर्विस, उसके अंदर जो बंदे रहते हैं, वो 1/3 जो है आपके प्रमोटी रहते हैं, बाकी सब 2/3 जो रहते हैं वो डायरेक्ट ऑल इंडिया सर्विसेज से रहते हैं। तो चेंज ऑफ सर्विस आपका स्टेट के अंदर कोई था, वो प्रमोट होकर के आपका ऑल इंडिया सर्विसेज में गया है। तो प्रमोशन, ट्रांसफर और अपॉइंटमेंट, ये जो तीनों चीजें रहती हैं, ट्रांसफर, इन चीज में कंसल्ट किया जाएगा आपका। तीसरी चीज है डिसिप्लिनरी मैटर्स। डिसिप्लिनरी मैटर्स कुछ भी होगा जो आपके किसी भी सिविल सर्वेंट के अगेंस्ट में, उसमें
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट इन ए सिविल कैपेसिटी इंक्लूडिंग मेमोरियल्स और पेटिशन रिलेटिंग टू सच मेथड्स, उसके अंदर भी उनको कंसल्ट किया जाएगा। लेकिन अब इसके बाद में एक केस आता है, वो है आपका सिविल सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। हम लोग सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का देखते हैं। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन 1964 में आया, पार्लियामेंट्री रिजोल्यूशन से, एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन से। और इसके बाद में इसको स्टेटरी बॉडी बना दिया गया था 2003 में, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के एक्ट से। तो जो केसेस है डिसिप्लिनरी मैटर्स के, वो आपके दोनों के पास में जाते हैं। एक तो सीबीसी के पास में भी जाते हैं, यूपीएससी के पास में भी जाते हैं। यूपीएससी आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, सीबीसी आपकी स्टेटरी बॉडी है। अगर दोनों के जो उनकी सजेशंस हैं उनमें कॉन्फ्लिक्ट है तो उस केस में क्या होगा, लेकिन यूपीएससी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो इसको प्रेफर किया जाएगा। तो ये पढ़ेंगे हम। Emergence of CBC affected the role of UPSC in disciplinary matters. This is because both are consulted by the government while taking disciplinary action against a civil servant. प्रॉब्लम जब होती है, कॉन्फ्लिक्टिंग एडवाइस देते हैं, लेकिन यूपीएससी इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो सीबीसी से ज्यादा प्रेफर किया जाता है इसको। इसको एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन से पास किया था, ना कि पार्लियामेंट से। और इसको स्टेटरी स्टेटस दे दिया गया था 2003 में। तो ये एक जो हमारा ये आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 320 का सी जो है, ऑन ऑल डिसिप्लिनरी मैटर्स। अब आते हैं ये वाला चीज, 320 का डी। ऐसा होता है, मान लो मैं कोई भी सिविल सर्वेंट हूं, मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ, ड्यूटी करते टाइम पे मैंने कुछ भी एक्ट किया, जैसे कुछ भी डिसीजन लिया, और उस डिसीजन के अगेंस्ट में किसी ने मेरे ऊपर केस कर दिया, और उस केस में कोई भी लीगल प्रोसीडिंग चल रही है, तो मेरे को अपने आप को डिफेंड करना है। तो उसके लिए मेरे को कोर्ट में फीस देनी पड़ेगी, कुछ होगा। मेरे को अगर कोर्ट ने बरी कर दिया, तो उसके बाद में मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये क्लेम कर सकता हूँ, रिइंबर्समेंट क्लेम कर सकता हूँ कि मेरा जो था एक्ट, वो आपकी सर्विस में गया है, मतलब सर्विस के लिए किया था मैंने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सर्विस के लिए किया था। तो उसके मेरा जो भी चार्जेज रहा, तो जो भी लीगल प्रोसीडिंग्स का चार्जेज रहता, मैं एक्विट हो गया हूँ, बरी हो गया हूँ, तो वो चार्ज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेरे को पे करेगी। तो उस चीज में भी इनको कंसल्ट किया जाएगा, यूपीएससी को। तो ये क्लोज देखिए, on any claim by or in respect of a person who is serving or has served under the government of India, government of a state, that any cost incurred by him in defending legal proceeding instituted against him in respect of acts done in the execution of his duty should be paid out of the consolidated fund of India। अगर आपके consolidated fund of India से मिलेगा, यदि आप यूपीएससी, अगर आप सिविल सर्वेंट हो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में, या फिर अगर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में आप स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो, तो आपको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से मिलेगा। इन केसेस में आपके कंसल्ट किए जाएंगे। लास्ट केस ये है कि अगर आपको कुछ भी काम करते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सर्विस में, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट की सर्विस में आपकी आपको डिसेबिलिटी हो जाती है कुछ भी, तो आपको पेंशन मिलेगी, और उस पेंशन की जो आपको एडवाइजरी है उसमें भी आपको कंसल्टेशन करना पड़ेगा यूपीएससी से। ये सारी चीज आपकी हमारे आर्टिकल 320 के अंदर दे रखी है, फंक्शंस जो है हमारे। इसके अलावा अगर कोई प्रेसिडेंट उनको रेफर करते हैं या गवर्नर रेफर करते हैं, तो वो केस में भी उनकी ड्यूटी रहेगी कंसल्टेशन की। अब देखिए इसके अंदर क्या है, ये जो कंसल्टेशन के क्लॉज है, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बोला है, यदि गवर्नमेंट फेल्स टू कंसल्ट द यूपीएससी इन द मैटर्स, इन जो हमने अभी मैटर्स डिस्कस किए थे 6 की 6, गवर्नमेंट कंसल्ट नहीं करती है, द एग्रीव्ड पब्लिक सर्वेंट हैज नो रेमेडी इन द कोर्ट। मतलब कंसल्ट नहीं किया और उसके ऊपर डिसीजन दे दिया, तो आप कोर्ट में जाकर के नहीं कह सकते कि यूपीएससी की कंसल्टेशन करना चाहिए था इनको। इन अदर वर्ड द कोर्ट हेल्ड दैट एनी इरेगुलेटरी इन consultation with the UPSC or acting without consultation does not invalidate the decision of the government. Thus, the provision is directory and not mandatory. Similarly, the court held that a selection by the UPSC does not confer any right to the post upon the candidate। ये है कि आपका यूपीएससी, आपने प्रिपरेशन किया, यूपीएससी में सिलेक्शन हो गया, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको सिलेक्शन को रद्द कर सकती है, यूपीएससी की एडवाइस नहीं मानेगी वो, ऐसा भी हो सकता है। बट जनरली ये होता नहीं है, हुआ नहीं है आज तक। हाउ एवर द गवर्नमेंट इज टू एक्ट फेयरली एंड विदाउट आर्बिट्रीनेस एंड और मेलाफाइड्स।
मतलब ये भी एडवाइजरी नेचर है, जो सिलेक्शन हुए हैं उसके बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो लिस्ट भेजी जाती है वो एडवाइजरी है इन नेचर, दैट इज नॉट बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर एक क्लॉज है, वो क्लॉज है कि प्रेसिडेंट ऑल इंडिया सर्विसेज के केसेस में, अदर सर्विसेज के केसेस में, यूनियन से अफेयर्स के रिलेटेड जो भी है, गवर्नर जो है स्टेट के जो अफेयर्स के, मे मेक रेगुलेशन, वो रेगुलेशन बना सकते हैं, स्पेसिफाई द मैटर्स इन विच आइदर जनरली और इन एनी पर्टिकुलर क्लास ऑफ केस और इन एनी पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेज, वो पब्लिक सर्विस कमीशन की कंसल्टेशन करे ही नहीं, ये रेगुलेशन बना सकते हैं गवर्नर और आपके सुप्रीम कोर्ट, वो गवर्नर और आपके प्रेसिडेंट। तो इस क्लॉज का जो बेसिस पे, ये जो क्लॉज है इसके बेसिस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, प्रेसिडेंट ने यूपीएससी एग्जेम्पशन फ्रॉम कंसल्टेशन रेगुलेशन 1958 बनाए थे अंडर आर्टिकल 320 के 3 के प्रीविजो के अंदर। और इसमें क्या हुआ था, ये जो रूल्स बनाएंगे, ये जो इन्होंने बनाए थे यूपीएससी का एग्जेम्पशन फ्रॉम कंसल्टेशन रेगुलेशन, ये ऑल द रेगुलेशन जो भी बनाएंगे क्लॉज 3 के अंदर प्रोविजो में, प्रेसिडेंट गवर्नर 14 दिन हाउस ऑफ पार्लियामेंट या फिर जैसे भी स्टेट में तो हाउस ऑफ लेजिस्लेचर उसमें रखेंगे, उसमें आपके मॉडिफिकेशन हो सकते हैं, रिपील हो सकते हैं, अमेंडमेंट हो सकते हैं। 14 दिन आपको टाइम दिया जाएगा, उसके बाद में वो आपके यूपीएससी कंसल्टेशन फ्रॉम एग्जाम्शन, एग्जाम्शन फ्रॉम कंसल्टेशन रेगुलेशन आपके लागू हो जाएंगे। तो 1958 में ऐसे एग्जाम्शन रूल्स प्रेसिडेंट ने इश्यू किए थे और ये अभी फोर्स में है। तो इसके अंदर इन्होंने कुछ कुछ चीजें दी हैं कि ये चीजों पे हम लोग यूपीएससी से कंसल्ट नहीं करेंगे। वो चीजें क्या है, वो चीजें ये हैं कि यदि हम लोग किसी टेम्परेरी या ऑफिशिएटिंग अपॉइंटमेंट कर रहे हैं जिसमें पर्सन को 1 साल से ज्यादा का अपॉइंटमेंट नहीं दिया जा रहा है, या फिर कोई भी ऐसी पोस्ट पे अपॉइंटमेंट कर रहे हैं जहां पे यूपीएससी से कंसल्ट करने में टाइम लग जाएगा और हमको अभी इमीडिएटली नेसेसरी है, तो वो आपका यूपीएससी के कंसल्टेशन से बाहर कर दिया उस चीज को, हमको कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है यूपीएससी से। बल्क में ग्रुप सी और डी में अपॉइंट करना है, विथ रिगार्ड टू अपॉइंटमेंट ऑफ पोस्ट ऑफ चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द बोर्ड, इस तरीके से काफी सारे उसके अंदर दे रखे हैं। अब लेकिन ये सारे तो आपके यूपीएससी की कंसल्टेशन जो एग्जाम्शन है ये आपके रूल्स में लिखे हुए हैं, लेकिन दो एग्जाम्शन ऐसे हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं, मतलब प्रेसिडेंट को उन चीजों पे काम करने के लिए यूपीएससी से कंसल्ट नहीं करेंगे वो। Nothing in clause 3 shall require a public service commission to be consulted in matters of 16(4) and 335। ये जो आर्टिकल्स हमारे दिए हुए हैं, इन आर्टिकल्स के अंदर जो भी चीजें हैं उन केसेस में आपको यूपीएससी से कंसल्ट नहीं करना है। जैसे while making reservation of appointment or post in favor of any backward class of citizens, ये आपका आर्टिकल हो गया 16(4)। और while taking into consideration the claims of SCs and STs in making appointment to services and post, ये आपका आर्टिकल हो गया 335। तो जो 16 और 4 और 335 के अंदर जो है इनमें आपको कंसल्टेशन की जरूरत नहीं है। तो ये जो दो लिमिटेशंस हैं ये आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में है, बाकी सारे यूपीएससी के एग्जाम्शन फ्रॉम कंसल्टेशन रूल्स 1958 में है जो प्रेसिडेंट ने इशू किए हैं। ये चीज हो गई हमारी, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इनको वो अमेंड कर सकते हैं अपने हिसाब से। सो दिस वाज ऑल अबाउट आर्टिकल 320। 320 हमारा सबसे बड़ा था, सिमिलर 317 भी था, 319 तो आपका कौन अपॉइंट कर सकते हैं किस पे है, 318 हमारा कंडीशन ऑफ सर्विसेज में था, 315 में आपके पब्लिक सर्विस कमीशन, कोई भी दो स्टेट है जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन या फिर आपका जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन था, और आपका कौन से इनेबलिंग प्रोविजंस थे। उसके बाद में आपका 316 था जिसके अंदर आपके टर्म ऑफ ऑफिस थी, अपॉइंटमेंट था, कौन अपॉइंट करेगा, प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर, और आपकी टर्म ऑफ ऑफिस कितनी रहेगी। 665 और 662 थी जो हमारी, जेपीएससी की भी 662 थी और यूपीएससी की 665 थी, एसपीएससी की 665 थी। तो ये सारी चीजें थी। रेजिग्नेशन किसको देना है, 316 के 1A के अंदर दिया हुआ था, यदि आपकी पोस्ट वैकेंट हो जाती है तो आपको कौन एक्टिंग करे, एक्टिंग चेयरमैन की तरह काम करेगा, ये सारी चीजें थी। हम आर्टिकल 315 से 320 तक पढ़ चुके हैं। अब
आर्टिकल नंबर 321। 321 में क्या है कि जो पब्लिक सर्विस कमीशन की पावर्स हैं, अभी तक तो ये पावर थी हमारी कि इस किस के केस में आपको ये करना है, ये करना है। पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर एडिशनल फंक्शन दे सकती है as respects the services of the union or the state, and also as respect the service of any local authority or other body incorporate constituted by law or any public institution। मतलब अगर आपके लॉ से कोई भी बॉडी बनी है, उसका जो रिक्रूटमेंट वगैरह की प्रोसेस है वो पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर अपने लॉ पास करके वो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी उसको दे सकती है, पीएससी को। ठीक है। अब एक्सपेंसेस ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, ये चीज हमको याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 322। ये है हमारा जो आपका एक्सपेंसेस ऑफ पब्लिक कमीशन है, दे आर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट या कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। इन केस ऑफ यूपीएससी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ यूनियन जो इंडिया है, और एसपीएससी के केस में आपके कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट। अब आती है रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। पब्लिक सर्विस कमीशन जो है सारे यूनियन कमीशन है तो प्रेसिडेंट को, और यदि गवर्नर है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के केस में, तो जो प्रेसिडेंट है वो उस रिपोर्ट को आपके लेजिस्लेचर जो पार्लियामेंट है उसमें रखेंगे, दोनों में, लोकसभा और राज्यसभा में, प्लस वो या एक्शन टेकन रिपोर्ट बोल दो या फिर मेमोरेंडम बोल दो। मेमोरेंडम इसमें लिखा हुआ है कि एक मेमोरेंडम देंगे उसमें और एक्सप्लेन करेंगे उसके अंदर कि यूपीएससी के क्या रिकमेंडेशन थे जो हमने फॉलो किए, और यूपीएससी के कुछ रिकमेंडेशन थे जो हमने नहीं फॉलो किए, और उनका रीजन हम लोग देंगे उसमें। तो ये लाइन पढ़िए, if any, where the advice of the commission was not accepted, the reason for such non-acceptance to be laid before each house of the parliament। और ये कॉपी रखेंगे मेमोरेंडम के साथ में। और इसी तरीके से आपका गवर्नर का, गवर्नर को सबमिट होगी एसपीएससी की रिपोर्ट, गवर्नर इसको बोथ हाउसेज ऑफ द लेजिस्लेचर में रखेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट हमारे आर्टिकल 315 से 323 विच आर रिलेटेड टू द पब्लिक सर्विस कमीशन। हम लोग रश्मिकांत में देखते हैं तो इसके अलावा इसमें कुछ और दिखता नहीं है। दो तीन टर्म है कि वॉचडॉग ऑफ मेरिट सिस्टम और सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी, ये सारी टर्म्स है इसके अंदर। बाकी सब कुछ हमने आर्टिकल वाइज उसमें से पढ़ ही लिया है। ये देखो मिनिस्ट्री ऑफ पीपीजीपी, हम लोग ने जो ये सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी है ये हमारी यूपीएससी है, ये रिक्रूट करती है और हमारे जो भी आईएएस आईपीएस है वो उनको अलॉट कर देती है डीओपीटी को, डीओपीटी के पास चले जाते हैं ये। और डीओपीटी को बोलते हैं हम लोग सेंट्रल पर्सनल एजेंसी, जो भी सारे अपॉइंटमेंट वगैरह है वो डीओपीटी के पास में पावर है। और ये आता है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ पीपीजीपी, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशन। और इसके अंदर तीन डिपार्टमेंट है, डीओपीटी जो हमारे आपके पर्सनल से रिलेटेड है, जो भी आपके पास बंदे हैं। दूसरा है डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर, जो ये वाला है। और पब्लिक ग्रीवांसेज, इसमें क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांसेज, डीआरपीजी आप ये पढ़ोगे। डीओपीटी, डीआरपीजी, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनल वेलफेयर। इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है, हमारा यूपीएससी सब कवर हो गया है, एसपीएससी सारा कवर हो गया है। और जो जेएसपीएससी की रिपोर्ट है वो हमारे ईच स्टेट गवर्नर के पास में जाएगी और वो सारे अपने उस पर रखेंगे स्टेट लेजिस्लेटर के सामने। जेएसपीएससी के जो मेंबर्स है वो रिजाइन करेंगे प्रेसिडेंट को। सिर्फ इसमें है ना जेएसपीएससी की जो सिमिलरिटी एसपीएससी के साथ में है वो 665 के केस में है, 662 के केस में है जो हमारे टर्म है। बाकी ये मोस्टली यूपीएससी जैसे प्रेसिडेंट वगैरह के सिमिलर में रहेगा कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे। इसमें लास्ट एक बात है रिमूवल का, याद रखना कि रिमूवल ऑफ यूपीएससी एंड एसपीएससी बोथ कैन बी रिमूव्ड ऑन बाय द प्रेसिडेंट ओनली।